नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर एबीपी रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। एबीपी न्यूज आपको लगातार ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक और सबसे विश्वसनीय तरीके से पहुंचा रहा है। और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं पाकिस्तान में हिंदुस्तान की स्ट्राइक के सैटेलाइट सबूत। जैश और लश्कर के हेडक्वार्टर में तबाही की एक्सक्लूसिव सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये दो तस्वीरें हैं। पहली ध्वस्त होने से पहले के जैश हेडक्वार्टर की है और दूसरी उस पर बारूदी बारिश के बाद हुई बर्बादी की। ये सैटेलाइट तस्वीरें बताती हैं कि हिंदुस्तान ने किस कदर बेगुनाहों के लहू के हर कतरे का बदला लिया है। तस्वीरों में आप लाल रंग के गोले में देख सकते हैं कि भारत की स्ट्राइक में जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर में बना आतंकियों का क्वार्टर पूरी तरह से भारतीय स्ट्राइक में ध्वस्त हो गया है। साथ ही मसूद का मदरसा और कमांड सेंटर जहां मसूद अजहर का पूरा परिवार रहता था, वो भी भारत की स्ट्राइक में पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। जैश के हेडक्वार्टर की तरह लश्कर के हेडक्वार्टर का भी अंजाम हुआ। मुरीदके में बने लश्कर का अड्डा सैटेलाइट तस्वीरों में ध्वस्त हुआ दिख रहा है। सूत्रों के मुताबिक बहावलपुर और मुरीदके में भारत द्वारा किए गए अटैक में इन दोनों आतंकी नेटवर्क से जुड़े 110 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। भारत ने पहलगाम हमले का बदला ले लिया है। और क्या आपको ये मालूम है कि पाकिस्तान पर अपने बड़े अटैक का पूरा प्लान आखिर फाइनल कैसे हुआ? पीएम मोदी ने कब उस पर मुहर लगाई और उसके बाद कितने घंटे के अंदर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया? आपको दिखाते हैं पूरी इनसाइड स्टोरी। भारतीय सेना ने 9 आतंकी अड्डों पर हमला बोला। आतंकियों के अड्डों को कब्रिस्तान बनाकर पाकिस्तान को उसकी जड़ों तक हिलाकर हमारे फाइटर जेट्स अपने एयरबेस पर लौट आए। ये सब संभव हुआ हमारी सेना के अदम्य साहस, शौर्य और फुल प्रूफ प्लानिंग से। एबीपी न्यूज को सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 3 मई को साउथ ब्लॉक में एक गुप्त बैठक हुई। बैठक में तीनों सेना प्रमुख शामिल हुए। एनएसए अजित डोभाल ने तीनों सेनाओं के अफसरों की एक टीम चुनी और उसी दिन यानी 3 मई को अफसरों को साउथ ब्लॉक में ही क्वारंटीन कर दिया गया। किसी को न तो बाहर जाने की इजाजत थी और न ही परिवार या किसी और से कांटेक्ट करने की। इसके बाद RAW यानी रॉ ने एनएसए अजित डोभाल को पाकिस्तान के 21 टेरर कैंपों की लिस्ट दी। डोभाल के स्पेशल टीम ने इनमें से 9 कैंपों की पहचान की। 5 मई को जब एनएसए अजित डोभाल पीएम मोदी से मिले तो उन्होंने पूरा प्लान बताया और पीएम मोदी ने प्लान को मंजूरी दे दी। उसके बाद 6-7 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। पाकिस्तान पर स्ट्राइक की गई। पूरे ऑपरेशन की निगरानी खुद पीएम मोदी कर रहे थे। पहलगाम आतंकी हमले का बदला भारतीय सेना ने बजरंग बली स्टाइल में लिया है। जी हां, 22 अप्रैल को जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ वो मंगलवार का दिन था और 6 और 7 मई की दरमियानी रात को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया। तब मंगलवार की ही रात 6 और 7 मई की दरमियानी रात जब आप चैन से सो रहे थे, तब भारतीय सेना के जवान पाकिस्तान और उसके आतंकियों की नींद उड़ा रहे थे। तीनों सेनाओं ने आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। पीओके से लेकर पाकिस्तान तक आतंकियों के ठिकाने पर प्रचंड बारूदी प्रहार किया गया। उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया गया। भारतीय सेना अपने साहस, शौर्य और संयम की शक्ति के लिए जानी जाती है और ऑपरेशन सिंदूर में इसी का परिचय देते हुए 25 मिनट के भीतर आतंक के 9 ठिकानों को बारी बारी से तबाह किया गया। मित्रों, हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। तो ये जो तस्वीरें आपने देखी है मुजफ्फराबाद की, जहां पर 2 आतंकियों के कैंप्स, जहां पर इन आतंकियों को ट्रेनिंग मिल रही थी, उनको निस्तेनाबूद करने का काम भारतीय सेना ने किया। तो वहीं ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में ऐसे 5 कैंप्स को भी पाया गया जिनको निशाना बनाया गया। इन्हीं कैंप्स में आतंकियों को ट्रेन किया गया था। इन ट्रेनिंग सेंटर्स पर भी बमबारी हुई है, मिसाइल अटैक हुआ है और उनको धराशायी कर दिया गया। ये कोटली इलाके के गुलपुर कैंप की तस्वीर है जिसे हिंद की सेना ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। यहाँ लश्कर-ए-तैयबा का अड्डा था जो लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है। इस अड्डे में छिपे आतंकवादी जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ में आतंकी वारदातों को अंजाम देते थे। नक्शे पर इस इलाके को देखिए। इसमें 13 नंबर वाला इलाका गुलपुर कैंप हुआ करता था, जिसका अब नामो निशान मिट चुका है। LOC से 30 किलोमीटर दूर था
लश्कर-ए-तोयबा का बेस था। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के कोटली इलाके में ही अब्बास कैंप है। लाइन ऑफ कंट्रोल से सिर्फ 13 किलोमीटर दूर इस कैंप को हमारी सेना ने पूरी तरह से तबाह कर दिया। यहीं पर लश्कर-ए-तैयबा के आत्मघाती हमलावर ट्रेनिंग लेते थे। नक्शे पर ये जो 14 नंबर वाला इलाका है, यही कोटली का अब्बास कैंप है। यहाँ करीब 50 आतंकियों की जिहादी ट्रेनिंग का इंतजाम था, जिसके चिथड़े हमारी सेना ने उड़ा दिए। देखिए, घर में घुसकर तो उरी के बाद भी मारा गया था, घर में घुसकर तो पुलवामा के बाद भी मारा गया था, लेकिन पहलगाम के बदले में सेना ने इस बार आतंकियों को उनकी छाती पर चढ़कर मारा है। भारतीय सेना ने उरी और पुलवामा के बाद एलओसी पार करके स्ट्राइक की थी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने इंटरनेशनल बॉर्डर के पार पाकिस्तान के पंजाब प्रांत तक जाकर आतंकियों को मारा है। उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी है। लश्कर, जैश, हिजबुल के हेडक्वार्टर यानी कि बहावलपुर, मुरीद के और सियालकोट, ये तीनों ही वो इलाके हैं जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आते हैं। इस हमले में लश्कर के 5, जैश के 3 अड्डे जो है मटियामेट हुए हैं। एक अड्डा हिजबुल मुजाहिदीन का भी है। ये देखिए, पहले से अनुमान जताया जा रहा था कि भारत पहला हमला करेगा तो सिर्फ आतंकी ठिकानों पर ही करेगा, अपनी तरफ से युद्ध नहीं छेड़ेगा हिंदुस्तान। लेकिन इन आतंकियों की ढाल बनकर पाकिस्तान आर्मी खुद जंग पर उतारू हो जाए तो फिर जनाब युद्ध से ही जवाब दिया जाएगा। इसलिए भारत ने पूरी दुनिया को बता भी दिया कि सेना की स्ट्राइक सिर्फ आतंकी अड्डों पर ही थी। अब देखें, सेना ने अपनी ही सीमा में रहकर किस दूरी से आतंकी अड्डों को मिट्टी में मिलाया। बहावलपुर में जैश के हेडक्वार्टर मरकज सुभान कैंप इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर की दूरी पर है और इसी दूरी से इसे मिसाइल से तबाह किया गया। मुरीदके में लश्कर का हेडक्वार्टर मरकज तैयबा कैंप इंटरनेशनल बॉर्डर से सिर्फ 25 किलोमीटर दूरी पर था। सियालकोट में जैश ए मोहम्मद का सर्जिल कैंप सांबा कठुआ के पास इंटरनेशनल बॉर्डर से 6 किलोमीटर दूर था। सियालकोट में हिजबुल मुजाहिदीन के महमूना जोया कैंप की दूरी इंटरनेशनल बॉर्डर से सिर्फ 12 किलोमीटर की थी। भिम्बर में लश्कर तैयबा के बरनाला कैंप की दूरी राजौरी में एलओसी के पास से सिर्फ 9 किलोमीटर दूर थी। पीओजेके के कोटली में लश्कर तैयबा का अब्बास कैंप भी राजौरी के पास एलओसी के पास सिर्फ 13 किलोमीटर की दूरी पर था और कोटली में ही लश्कर का गुलपुर कैंप भी था जो एलओसी से 30 किलोमीटर दूर था, लेकिन राफेल के मिसाइल के लिए ये दूरी कुछ भी नहीं थी। पीओजेके के मुजफ्फराबाद में लश्कर तैयबा का सवाई नाला कैंप भी तंधार सेक्टर में एलओसी से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर था। एलओसी से लगभग इतनी ही दूरी पर मुजफ्फराबाद में जैश ए मोहम्मद का सैयदना बिलाल कैंप भी था, जिसे भारतीय मिसाइल ने मलबा बना दिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लगातार नजर बनाए हुए थे। ऑपरेशन सिंदूर करीब 25 मिनट तक चलता रहा। कोटली में रात 1:04 पर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया। ये लश्कर तैयबा के सुसाइड बॉम्बर का ट्रेनिंग कैंप था। रात 1:06 से 1:10 तक भारतीय सेना ने मुरीद के लश्कर तैयबा के ठिकानों को उड़ाया। ये लश्कर का हेडक्वार्टर और बड़ा ट्रेनिंग कैंप है। रात 1:12 पर बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के प्राइमरी बेस को तबाह किया गया, जहां जैश के आतंकी ऑपरेशन की प्लानिंग तैयार होती थी। रात 1:15 पर सियालकोट में आतंकियों के लॉजिस्टिक हब पर स्ट्राइक की गई। रात 1:17 पर मुजफ्फराबाद में ऑपरेशन किया गया, जहां आतंकियों की ट्रेनिंग और हथियार रहते हैं। रात 1:19 पर भीमबर में ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। यह आतंकियों की ट्रेनिंग और भर्ती का अड्डा है। रात 1:22 पर चकअमरू में स्ट्राइक की गई। यह आतंकियों के घुसपैठ का लॉन्चिंग पैड है। रात 1:25 पर गुलपुर में ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, जहां आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप का खात्मा किया गया। रात 1:28 पर मुरीकदे में दूसरी बार स्ट्राइक की गई। लश्कर के दूसरे कैंप का सर्वनाश किया गया। और देखिए, ऑपरेशन सिंदूर की इस सफलता के बाद केंद्र सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बड़ी जानकारी, सुबह 11 बजे से यह बैठक शुरू हो जाएगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह के साथ केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को ऑपरेशन सिंदूर से सबक सिखाने के बाद आज केंद्र सरकार अहम सर्वदलीय बैठक करने जा रही है। सुबह होने वाली इस बैठक में विपक्षी नेताओं को कई अहम बातों के बारे में सरकार की ओर से जानकारी दी जाएगी। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे।
गृह मंत्री अमित शाह बैठक में मौजूद रहेंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू भी केंद्र सरकार का पक्ष रखेंगे। विपक्षी नेताओं को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी जाएगी। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों को लेकर अहम चर्चा होगी। सुबह 11 बजे से संसद परिसर में बैठक होगी। बुधवार को ही केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी साझा की और भारतीय सेना के जवानों की जमकर तारीफ की। हालांकि आज होने वाली बैठक में पीएम मोदी शामिल होंगे या नहीं, यह भी साफ नहीं है, जिसे लेकर कांग्रेस ने पीएम मोदी के शामिल होने की मांग की है। हम उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री इस सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करें और सभी पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत करें, उनको विश्वास में लें, आगे क्या कदम उठाने हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान और नेपाल की सीमाओं से लगे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, जिसमें शामिल तमाम मुख्यमंत्रियों ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए पीएम मोदी को बधाई दी। बैठक के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि आतंकवाद के मुद्दे पर कोई मतभेद नहीं है। पाकिस्तान से जारी तनाव के मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में अहम बैठक हुई। इस बैठक में पाकिस्तान और नेपाल की सीमा से सटे राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों ने हिस्सा लिया, जहां पर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों ने आतंकियों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। इस बैठक में शाह ने साफ किया कि पहलगाम में हुई आतंकी वारदात को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकवादी हमले को नजरअंदाज किए बिना उचित जवाब दिया गया, जिससे दुनिया को एक कड़ा संदेश गया। भारतीय सशस्त्र सेनाओं के इस हमले में आतंकी संगठनों के ट्रेनिंग सेंटर और हथियारों के ट्रेनिंग सेंटर के साथ ठिकानों को नष्ट किया गया। इस समय देश ने जो एकता दिखाई, उससे देशवासियों का मनोबल बढ़ा है। वहीं बैठक में शामिल पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने भी कहा कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में वो सरकार के साथ हैं। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से तिलमिलाए पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर का उल्लंघन लगातार जारी है। लगातार सीमा पार से फायरिंग की जा रही है, तो वहीं भारतीय सेना की तरफ से भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तानी सेना बदहवास हो गई है, जो लगातार बॉर्डर पार से भारत के रिहायशी इलाकों को निशाना बना रही है। पाकिस्तान की नापाक फायरिंग में पुंछ में तैनात भारतीय जवान दिनेश कुमार शहीद हो गए। वो हरियाणा के पलवल के रहने वाले थे। उनकी शहादत पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी समेत कई नेताओं ने दुख जताया है। पाकिस्तानी सेना की नापाक फायरिंग जम्मू कश्मीर के पुंछ में लगातार जारी है, जहां पर अब तक पाकिस्तान की ओर से की गई शेलिंग में 13 लोगों की मौत हुई है। तनाव के हालात को देखते हुए जम्मू, सांबा, कठुआ, राजौरी और पुंछ जिले में सभी स्कूल और कॉलेज को बंद रखने का फरमान जारी हुआ है। अखनूर सेक्टर में भी पाकिस्तानी सेना आम लोगों को निशाना बना रही है, जिसे देखते हुए सीमा से सटे इलाकों को खाली करा लिया गया है। हालांकि प्रशासन की चेतावनी के बावजूद भी कुछ युवक यहां से जाने के बजाय पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की बात कर रहे हैं। पंजाब के फिरोजपुर में भी पाकिस्तानी सेना आम लोगों को निशाना बना रही है, जिसकी वजह से यहां पर लोग घरों को खाली कर सुरक्षित जगहों की ओर जा रहे हैं। वहीं भारतीय सेना यहां भी पाकिस्तानी सेना को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है। जम्मू कश्मीर पाकिस्तानी सेना की चौकियों से ये गोलीबारी की बड़ी खबर सामने आ रही है। कुपवाड़ा, बारामूला, उरी और अखनूर में फायरिंग की गई है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। पिछले कई दिनों से पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। एक बार फिर से पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना की तरफ से जो चौकियां हैं, वहां से गोलीबारी की जानकारी मिल रही है। कुपवाड़ा, बारामूला, उरी और अखनूर ये सेक्टर्स हैं जहां पर फायरिंग की घटना सामने आई है। भारतीय सेना भी पाकिस्तान को करारा जवाब दे रही है। आपको बता दें कि लगातार जो सीज फायर का उल्लंघन है पाकिस्तान की तरफ से पिछले कई दिनों से किया जा रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ये जो सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है, इसको लेकर 13-14 दिन अब तक हो गए हैं और ये जो उल्लंघन की खबरें हैं सीज फायर के, वो लगातार सामने आ रही है। हालांकि भारतीय सेना भी कड़ा जवाब दे रही है। तरफ जहां पाकिस्तान बुजदिली पर उतर आया है, तो दूसरी तरफ विक्टिम कार्ड खेलने में जुटा हुआ है, प्रोपेगेंडा कर रहा है और ये दिखाने के लिए कि वो पाक साफ है, लेकिन उसकी पोल खोलने वाली तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, भारत के ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए लश्कर के कमांडर खालिद मुदस्सिर को पाकिस्तान की सेना ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया है। नमाज जनाजा में पाकिस्तानी सेना के अफसर और पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। लश्कर के डेप्यूटी कमांडर सैफुल्लाह कसूरी के शहर कसूर में बीती रात इस आतंकी का नमाज ए जनाजा हुआ था, जिसमें सेना और पुलिस के अलावा लश्कर और जमात उद दावा के बचे हुए जो कमांडर्स हैं वो नजर आ रहे थे। साथ ही सैफुल्लाह कसूरी का बेटा उस्मान कसूरी भी मौजूद था। खुलेआम
सेना के साथ, पुलिस के साथ गार्ड ऑफ ऑनर यहां पर दिया जा रहा है, नमाज जनाजा पढ़ा जा रहा है, आतंकियों की तरफ से पढ़ा जा रहा है, और यहां पर आतंकी को गार्ड ऑफ ऑनर देने की तस्वीरें पाकिस्तान से सामने आई, तो इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि पाकिस्तान ही इन आतंकियों को पाल पोस रहा है। पाकिस्तान लगातार ये सबूत मांगता है कि आखिर आतंकी यहाँ पर हैं, जो यहाँ पर सेंटर्स हैं, जो कैंप्स हैं, उसके सबूत मांगता है, लेकिन इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है। हमारे संवाददाता शिवांक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शिवांक, ये दुनिया के दूसरे देशों को भी वाकई इन तस्वीरों को देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान की पोल एक बार फिर से खुलती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल जी, देखिए जिस तरह से पाकिस्तान लगातार जिस तरह से आतंकियों को जिस तरह से ट्रेनिंग देता है, जिस तरह से हम सभी लोगों ने देखा कि किस तरह से जो पहलगाम का हमला था उसमें जो आतंकी आया था वो बेसिकली पाकिस्तान सेना का पूर्व एसएसजी कमांडो था। तो देखिए पाकिस्तानी सेना और आईएसआई का ये जो पूरा मिक्स कॉम्बिनेशन है, ये पूरी दुनिया में लगातार भारत सबूतों के साथ लगातार दिखा रहा था। लेकिन अब ये तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से पाकिस्तान की सेना एक आतंकी को कुछ इस तरह से गार्ड ऑफ ऑनर दे रही है जैसे वो उनकी सेना का ही सदस्य हो। तो लगातार पाकिस्तान की पोल भी खुल रही है और लगातार पाकिस्तान खुद को एक्सपोज भी कर रहा है। और ये भी देखिए जिस तरह से पाकिस्तान के ऊपर लगातार ये सबूत मिल रहे हैं कि पाकिस्तान इन सभी लश्कर के जो भी आतंकी हैं उनकी ट्रेनिंग करवाता था, और उसके अलावा पाकिस्तान के जो सेना के जो कमांडर हैं वो बेसिकली इनकी ट्रेनिंग के अंदर रहते थे। तो देखिए जिस तरह से अब ये तस्वीरें सामने आ रही हैं कि पूरे नमाज़े जनाजा में पाकिस्तान रेंजर्स हैं, पुलिस है, सेना है। तो पाकिस्तान की जो पूरी बटालियन है, वो पूरी बटालियन तो एक आतंकी के नमाज़े जनाजा में है जहां पर उसको गार्ड ऑफ ऑनर दिया रहा है। तो पाकिस्तान पूरी तरह से कल से जिस तरह से तस्वीरें आ रही हैं आतंकियों के नमाज़े जनाजाओं की, पाकिस्तान खुद ब खुद अपने आप एक्सपोज हो रहा है कि किस तरह से इस पूरी टेरर फैक्ट्री का जो पूरा संचालक है वो संचालक पाकिस्तानी सेना है। और जिस तरह से हम लोग पहले दिन से सबूतों के साथ दिखा रहे हैं कि जो पहलगाम में हमला हुआ था वो हमला आसिम मुनीर के कहने पर हुआ था। अभी 2 दिन पहले ही एबीपी न्यूज़ पर ही पाकिस्तान सेना के पूर्व मेजर ने ये बयान दिया था कि पाकिस्तान की पहलगाम में जो हमला था वो मुनीर के आदेश पर था, और ऐसी जानकारी उन्हें आईएसआई के सर्विंग ऑफिशियल्स ने दी। तो देख लीजिए जो पूरी कड़ी है, जो पूरी मोडस ऑपरेंडी है पाकिस्तान की सेना की, वो सीधे सामने आ रही है कि अभी तक तो ये हमेशा डिनाई करते थे कि इनका कोई संबंध नहीं है इस प्रकार के नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ, आतंकियों के साथ। लेकिन जिस तरह से नमाज़े जनाजाओं की शिवांक, शहबाज शरीफ कहते हैं कि हमने सेना को खुली छूट दे दी है और सेना जो भी करेगी उसके लिए पाकिस्तान की जो सरकार है उसका समर्थन करती है, लेकिन सेना तो ये कर रही है, आतंकियों की मददगार बनी रहती है। अब तो सबूत भी सामने आ गया है, इसको लेकर आगे बातचीत करेंगे। देखिए, हिंदुस्तान ने आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया और आतंकियों के अड्डों को तबाह हिंदुस्तान ने किया। इससे पाकिस्तान लगातार बौखलाया हुआ है, लिहाजा भारत अलर्ट है। एहतियातन देश के कई हिस्सों में मॉक ड्रिल हुई, ब्लैकआउट रिहर्सल हुए, बॉर्डर के पास वाले इलाके इस दौरान खासतौर से अलर्ट मोड पर नजर आए। ये उन जिलों की तस्वीर है जो भारत पाकिस्तान सीमा के काफी करीब है। ऐसे में इन जिलों में हमले का खतरा भी ज्यादा है, जिसे देखते हुए बीती रात पंजाब के अमृतसर और राजस्थान के उदयपुर और जैसलमेर में ब्लैकआउट मॉक ड्रिल की गई। ये तीनों जिले भारत की सामरिक रणनीति के लिए बेहद अहम माने जाते हैं। ऐसे में यहाँ पर पाकिस्तान के नापाक हमले से बचने के लिए सायरन बजते ही इलाके अंधेरे में डूब गए। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर हो या फिर जैसलमेर का किला, सायरन की आवाज सुनते ही यहाँ पर अंधेरा कर दिया गया ताकि दुश्मन के किसी भी हमले से बचा जा सके। युद्ध के दौरान अक्सर दुश्मन देश के ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाते हैं, क्योंकि इससे बड़े पैमाने पर तबाही मच सकती है। ऐसे में यूपी के मथुरा की रिफाइनरी में भी मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट की एक्सरसाइज की गई। कर्मचारियों को ऐसे किसी भी हमले से बचने की ट्रेनिंग दी गई। साथ ही इमरजेंसी के दौरान किसी भी खतरे से निपटने की जानकारी भी मुहैया कराई गई। इस दौरान ऑयल रिफाइनरी के कर्मचारी पुलिस और प्रशासन की टीम से बचाव की बारीकी समझते दिखाई दिए। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बढ़ते तनाव के बीच यूपी के कई जिलों में ब्लैकआउट मॉक ड्रिल हुई, सायरन की आवाजें सुनाई दी, तस्वीरें सामने आई, शहरों में अंधेरा छा गया, लोगों ने घर की लाइट बंद कर वॉर से बचने वाली एक्सरसाइज में हिस्सा लिया। पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के जरिए करारा वार करने के साथ ही यूपी के कई जिलों में ब्लैकआउट मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान सायरन बजने के साथ ही शहर अंधेरे में डूब गए, लोगों ने घरों की बिजली बंद कर दी और लड़ाई के वक्त खुद के बचाव के लिए की गई एक्सरसाइज में हिस्सा लिया। आजमगढ़, लखनऊ, शामली और बरेली में सायरन बजने के साथ ही
इलाकों की बिजली बंद कर दी गई और इस दौरान तमाम वो एहतियात बरते गए जो युद्ध के दौरान बरते जाते हैं। कानपुर और एटा में भी ब्लैकआउट मॉक ड्रिल की गई। तय वक्त पर खतरे का सायरन बजा और फिर पूरा इलाका ही अंधेरे में डूबा दिखाई दिया। लोगों ने सायरन की आवाज सुनते ही घरों की बिजली बंद कर दी। वहीं पुलिस सड़कों पर गश्त करती दिखी। आप देख सकते हैं कि सायरन बजाया जा रहा है और धीरे धीरे आप देखिए जो लाइटें हैं वो बंद कर दी गई हैं। जो भी हम लोगों को एडवाइस दिए जा रहे हैं वो आगे की हम लोग सुविधा के लिए ही दिए जा रहे हैं। हर एक पब्लिक से यही चाहेंगे कि मतलब इस चीज का पूरा समर्थन करें। ब्लैकआउट का पूरा ही समर्थन है, पूरी जनता जागरूक है कानपुर की। अब देखिए, पाकिस्तान से जारी तनाव के बीच राजस्थान के जोधपुर में खास तौर से एहतियात बरते जा रहे हैं। पाकिस्तानी सीमा के पास होने की वजह से इन शहरों में मॉक ड्रिल कर लोगों को अभी से सचेत किया जा रहा है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, तो दूसरी ओर उन शहरों में खास तौर से चौकसी बढ़ा दी गई जो पाकिस्तानी सीमा के पास है। राजस्थान के जोधपुर में भी पुलिस प्रशासन को खास तौर से अलर्ट रहने की हिदायत दी गई है, जहां लोगों को सतर्क करने की कवायद जारी है। दिन में सायरन बजाकर और मॉक ड्रिल के जरिए पुलिस और प्रशासन की तैयारियों का जायजा लिया गया। जोधपुर के डीएम ने बताया कि प्रशासन लोगों को जागरूक करने में जुटा हुआ है। मॉक ड्रिल अभी करवाई जा रही है। इसी के तहत जो अपने जिले के अंदर सायरन है 4 बजे अभी ये बजाया गया था। सूचना संकलित की जा रही है कहाँ पे सायरन बजे हैं। दिन भर जहां पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जोधपुर में दौड़ती दिखी, तो पूरी रात ब्लैकआउट मॉक ड्रिल की गई ताकि लोगों को किसी भी नापाक हमले से बचाया जा सके। वहीं जोधपुर में प्रशासन की ओर से स्कूल कॉलेज में छुट्टी का ऐलान भी कर दिया गया है, जिसके तहत अगले आदेश तक जोधपुर के सभी स्कूल कॉलेज को बंद करने का फैसला लिया गया है। लखनऊ में मॉक ड्रिल के जरिए लोगों को किसी भी हमले से बचने के गुर सिखाए गए। मॉक ड्रिल के दौरान यहां पर प्रशासन और पुलिस मुस्तैद दिखी, तो वहीं खुद सीएम योगी ने इस मॉक ड्रिल को देखा और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। यूपी की राजधानी लखनऊ में मॉक ड्रिल एक्सरसाइज के जरिए लोगों को जागरूक करने की कवायद की गई। पुलिस और प्रशासन की टीम ने हमले के दौरान होने वाले खतरों का सीन क्रिएट किया और फिर उससे बचाव कैसे किया जाए, इसकी जानकारी लोगों से साझा की। लखनऊ के रिजर्व पुलिस लाइंस के मैदान में इकट्ठा हुए लोगों को बताया गया कि हमला होने के फौरन बाद उन्हें क्या करना है, उन्हें हमले से बचने के लिए क्या कदम उठाने हैं। इस दौरान जहां उन्हें खतरे से बचकर सुरक्षित जगह पहुंचने की ट्रेनिंग दी गई, तो किसी घायल की मदद करने की जानकारी भी मुहैया कराई गई। इस मॉक ड्रिल के दौरान सीएम योगी भी मौजूद रहे। ड्रिल की शुरुआत में ही सायरन बज रहा है, इसके साथ साथ अलग अलग बम्बार्डिंग है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और उसी कड़ी में जो लोग हैं वो किस तरीके से खुले मैदान में यहाँ पर लेटे हुए दिखाई दे रहे हैं पेट के बल। क्योंकि बम्बार्डिंग हुई थी उस कारण उसके बाद हमले में कई लोग ऐसे हैं जो चोटिल हुए हैं, जो घायल हुए हैं, जिसके बाद जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जो जवान हैं वो मौके पर पहुँच रहे हैं, लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। और पाकिस्तान के आतंकिस्तान होने का एक और सबूत सामने आया है। पाकिस्तान के समर्थन में उतरा आतंकी संगठन अलकायदा। जी हां, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमले को लेकर भारत का विरोध किया। ये बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर ये कि एक बार फिर से पाकिस्तान क्यों आतंकिस्तान है, इसका सबूत सामने आ गया है। इसके समर्थन में उतरा है आतंकी संगठन अलकायदा। शिवांग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवांग, LHS = RHS, हैंस प्रूव्ड अब तो, और पाकिस्तान आतंकिस्तान है ये तो प्रूव और करने की जरूरत क्या है अभी? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पाकिस्तान लगातार, देखिए जिस तरह से अभी भी हम लोग यही बात कर रहे थे कुछ मिनट पहले कि पाकिस्तान खुद एक्सपोज होता है। अब आप देख लीजिए आतंकी संगठन अलकायदा, अब अलकायदा पूरी तरह से पाकिस्तान के न सिर्फ समर्थन में आया है बल्कि वो पाकिस्तान की ही लाइन टो कर रहा है। जो शब्द पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, रक्षा मंत्री बोल रहे हैं, वही हूबहू वही शब्द अलकायदा ने बोला। भारत ने अपनी तरफ से यह बयान दिया था कि 9 ठिकानों के ऊपर अटैक करा था। पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि 6 ठिकानों पर अटैक हुआ था। अब आप अलकायदा की आप लाइन द लाइन आप पढ़िएगा, अलकायदा भी वही लाइन ले रहा है कि देखिए 6 ठिकानों के ऊपर अटैक हुआ। और वो पूरी दुनिया को, जिस तरह से पाकिस्तान कह रहा है कि सारा मुस्लिम विश्व भारत के खिलाफ एकजुट हो, वही लाइन अलकायदा कह रहा है कि सारे मुसलमान देश भारत के खिलाफ जिहाद करें। तो पाकिस्तान जिस तरह से नॉन स्टेट एक्टर्स का, आतंकियों का पनाहगाह है, और सबसे बड़ी बात अलकायदा का जो हेडक्वार्टर है, अलकायदा AQIS यानी अलकायदा इंडियन सबकॉन्टिनेंट का जो हेडक्वार्टर है वो पाकिस्तान में ही है। पाकिस्तान के भीतर ही अलकायदा ऑपरेट कर रहा है। हम सभी लोगों ने वो तस्वीर देखी थी
कि जब उसामा बिन लादेन को अमेरिका ने अलकायदा ने पाकिस्तान के भीतर जाके मारा था, तो अलकायदा जिस तरह से अपने बेस, जिस तरह से अलकायदा का बेस पाकिस्तान में, तो वो खाली अपने मालिक को खुश कर रहा है। और पाकिस्तान का जिस तरह से इन आतंकी ग्रुप के साथ एक पूरे बैक चैनल टॉक्स हैं, जिस तरह से सीधे संबंध हैं, वो साफ स्पष्ट हो रहे हैं कि किस तरह से जब पाकिस्तान भारत से अपनी सेना के बूते नहीं जीत पा रहा है, तो अब वो आतंकी संगठनों का अब वो सहारा ले रहा है जी। और जिस तरह से लश्कर का हम सभी लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से लश्कर, जैश, हिजबुल, इन तीनों की कमर तोड़ी जा चुकी है। तो अब पाकिस्तान के पास चारा क्या बचता है? अब उसके पास अलकायदा और आईसिस जैसे ग्रुप है जिनके सहारे वो बेसिकली भारत के अंदर हमला करवा सकता है। तो अब वो सीधे पाकिस्तान अलकायदा की शरण में जा चुका है, जिसकी सीधे सबूत यहाँ पर अलकायदा की जारी की गई चिट्ठी में मिल रहे हैं, जिसमें वो भी पाकिस्तान के रुख का न सिर्फ समर्थन कर रहा है अलकायदा, बल्कि जो लाइन पाकिस्तान और ये तो सभी को मालूम है शिवांग की सेना ही पूरे पाकिस्तान को चलाती है, और अब तो लग रहा है कि सेना आतंकियों के द्वारा ही चलती है, तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है। आप बनी रहिएगा शिवांग हमारे साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।